नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का भाग 10 अयोध्या 1 सुनाने जा रही हूँ, जो कि डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित है। और क्योंकि दोस्तों ये अयोध्या का भाग जो है ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसे पुनः 4 भागों में विभाजित किया है। दोस्तों, मैं कथा आरंभ करूं उससे पहले आप सबसे सविनय निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल आइए सुनी कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, भाग 10 आरंभ करूं उससे पहले भाग 9 की कथा आपको संक्षेप में सुना देती हूँ। भाग 9 में आपने सुना कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाकर सिर से लगाया और फिर प्रत्यंचा खींची तो वो धनुष 2 भागों में विभाजित हो धरती पर गिर पड़ा और उससे बहुत ही भयंकर आवाज़ हुई। और उस आवाज़ को सुनकर महर्षि परशुराम वहाँ उस सभागार में पहुँचे और बहुत ही क्रोधित हुए, किंतु किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया जा सका और उसके बाद उन्होंने अपना धनुष, जो कि वैष्णव धनुष था, वो भी रामचंद्र जी को प्रदान कर दिया। इधर लंकापति रावण ने भरत खंड के लगभग पूरे दक्षिणावर्त में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और इसके बाद उसकी कुदृष्टि आर्यावर्त पर थी। और अब आगे अयोध्या। इधर राम लक्ष्मण के विश्वामित्र के साथ जाते ही कैकेयी ने भरत को विशेष सैन्य प्रशिक्षण हेतु अपने मायके भेज दिया था। अब वो आगे की संभावनाओं व नीति पर विचार कर रही थी। इस कूट प्रबंध में कैकेयी को मंथरा व मंत्रा के साथ कैकेयी देश से आई कुछ चुनी हुई सेविकाओं का सहयोग प्राप्त था। ये सेविकाएं महल में बिखर कर संवेदनशील सूचनाएं एकत्र करती और मंत्रा के माध्यम से ही कैकेयी तक पहुंचाती। कैकेयी राजा दशरथ को सभी रानियों में सबसे प्यारी और विश्वास पात्र थी। शैशव में जो कैकेयी राम को भरत से अधिक स्नेह करती थी, वही अब अपने स्वयं के पुत्र को सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने के लिए राम के विरुद्ध षड्यंत्र बुनने लगी थी। राजा दशरथ महल में चल रही इस गुप्त योजना से अनभिज्ञ थे। इस समय वो एकमात्र विश्वामित्र के साथ गए अपने पुत्रों की सुरक्षा हेतु व्यग्र थे। वशिष्ठ के तमाम समझाने के उपरांत भी राजा की उद्विग्नता समाप्त नहीं हो रही थी। कुमारों की गंगा के किनारे तक पहुंचने, विश्वामित्र के द्वारा दोनों कुमारों को बला व अतिबला शक्तियों का मास पर्यंत अभ्यास आदि की सूचना तो उनके गुप्तचर देते रहे, परंतु गंगा पार कर ताड़का वन में प्रवेश करने के बाद उन्हें कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही थी। ताड़का वन में किसी नागर का प्रवेश निश्चित मृत्यु का कारण बन सकता था, ऐसा ताड़का का आदेश था। कई मास तक सूचना न मिलने पर दशरथ का मन अप्रिय घटना के भय से विचलित हो उठा। उनके अनुरोध पर वशिष्ठ ने चुने हुए गुप्तचरों की एक टोली को किरात वेश में ताड़का वन भेजा। ये गुप्तचर किरातों की भांति मधु और अन्य वन संपदा वन से एकत्र कर वनवासियों के ग्राम में बेचते हुए सिद्धाश्रम तक निर्विघ्न पहुंच गए। सकुशल सिद्धाश्रम पहुंचने पर वो गुप्तचर स्वयं चकित थे। सिद्धाश्रम वासियों से उन्हें ज्ञात हुआ कि अब यह स्थान राक्षसों से निर्मूल होकर पूर्ण रूप से निरापद है। मारीच के जीवित भाग जाने से वीर केतु ने वनवासियों को किसी भी अनजाने व्यक्ति को कोई भी सूचना देने से निषेध कर रखा था। उसने मुनिमंडली के साथ कुमारों की गमन दिशा भी बताने से मना कर रखा था। अतः वह गुप्तचर आश्रम के निरापद होने और कुमारों का मुनिमंडली के साथ प्रस्थान करने के अलावा कोई विशेष सूचना नहीं ला सके। फिर भी सिद्धाश्रम का आपदा निर्मूलन व राजकुमारों के वहां से सकुशल प्रस्थान का समाचार प्राप्त कर दशरथ अपने प्रारब्ध और इष्टों को धन्यवाद दे रहे थे। इस अपूर्ण सूचना से जहां दशरथ कुछ आश्वस्त हुए, वहीं कैकेयी निराश हुई। पूर्ण सूचना के बिना वो आगे की नीति नहीं निर्धारित कर सकती थी। फिर भी अपनी अंतः अनुभूति से उचित समय मान उसने भरत को अपने मायके से बुलाना निश्चित किया। ऐसी परिस्थितियों के मध्य मिथिला के मंत्री राम द्वारा धनुष भंग की सूचना लेकर अयोध्या पहुंचे। दशरथ मिथिला से मंत्री के अचानक आने की सूचना से पहले कुछ अशांत हुए। कारण मिथिला राज्य और अयोध्या के बीच वर्षों से द्वेष अथवा मैत्री किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। दोनों ही राजा वृद्ध हो रहे थे, अतः वह अपने राज्य और उसके उत्तराधिकार की चिंता में अधिक व्यस्त रहते। दशरथ को तो चौथेपन में पुत्र लाभ हुआ भी, वहीं जनक और उनके भ्राता कुशध्वज के भी मात्र कन्याएं ही थीं। दशरथ
इसी ऊहापोह में व्यस्त थे कि प्रहरी ने मिथिला के मंत्री के आगमन की घोषणा की। दशरथ ने मंत्री का स्वागत कर उसे उचित स्थान देकर कहा, मंत्रीवर, क्षत्रिय कुलभूषण विदेह राज शीरध्वज कुशल से तो है। मंत्री प्रसन्न मुद्रा में उत्साह से बोला, रघुवंश मणि, आपकी कृपा से मिथिला राज में सभी कुछ कुशल से है। वर्तमान में आपके कुलदीपक राम और लक्ष्मण के कारण तो मिथिला में उत्सव और उत्साह पसरा है। राम और लक्ष्मण मिथिला में? अयोध्या की समस्त खुशियों के आधार राम लक्ष्मण के कारण मिथिला में उत्सव और उत्साह? दशरथ इन सब सूचनाओं का ठीक से संज्ञान लिए बिना ही आतुरता और व्यग्रता से बोले, राम और लक्ष्मण? हाँ हाँ, बोलिए मंत्रीवर, मेरे दोनों पुत्र कुशल से तो हैं। उनके गुरु महर्षि विश्वामित्र भी तो उन दोनों के साथ थे। महर्षि विश्वामित्र कहाँ हैं? मेरे पुत्र एकाएक मिथिला कैसे पहुंचे? दशरथ ने एक ही सांस में कई प्रश्न पूछ डाले। राजन, आपके पुत्रों ने अपने पराक्रम से वह उपलब्धि प्राप्त की जो अभी तक कौशल और मिथिला की सेनाएं नहीं कर सकीं। राम और लक्ष्मण ने अपने पराक्रम से ताटका और सुबाहु की पूरी सेना समेत मारकर सिद्धाश्रम व सारे प्रदेश को निरापद कर दिया। मंत्री ने कुछ रुककर शब्दों को व्यवस्थित करते हुए आगे कहा, राजन, आपको ज्ञात होगा राजा शीरध्वज के पास एक दिव्य और विशाल शिव धनुष है और उनकी एक सुंदरी कन्या सीता भी है। राजा ने अपनी उसी रूपमती कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया था। प्रतिभागियों के सामने चुनौती थी कि जो वीर जनक के शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा का संधान करने में सफल होगा, सीता उसी को पति रूप में वरण करेगी। जम्बू द्वीप से आए बड़े बड़े महावीर उस धनुष को उठाना तो क्या, हिला भी नहीं सके। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से राम धनुष उठाने को प्रस्तुत हुए। राम ने वो धनुष बड़ी आसानी से उठा लिया, परंतु राम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में वो धनुष दो खंड हो गया। उनके राम के प्रताप से शिव धनुष दो खंड हो गया। वो विस्मित हो उठे। फिर अचानक राजा दशरथ खुशी से विहल हो उठे। तो क्या सीता ने राम को वरमाला पहनाई? क्या सीता ने राम को पति रूप में वरण कर लिया? राजा ने प्रसन्नता से पूछा। नहीं राजन, अभी तक तो नहीं। दशरथ के प्रसन्नता के आवेग की गति कुछ मध्यम हुई। महर्षि विश्वामित्र के अनुसार राम के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने में कुछ वर्ष अभी शेष हैं। ऐसी परिस्थिति में मुनि के अनुसार आपकी अनुमति के बगैर विवाह संभव नहीं। अतः राजा शीरध्वज ने मुझे इसी निवेदन के साथ प्रेषित किया है। उन्होंने आपसे प्रार्थना की है कि यदि आपको संबंध स्वीकार हो तो शीघ्र मिथिला पधारने की कृपा करें। मिथिला की सारी प्रजा के साथ जनक परिवार आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए है। इस पत्र के साथ राजा ने अपना विस्तृत कुल परिचय भी भेजा है। अरे, विदेहराज के कुल व स्वयं उनको कौन नहीं जानता। कोई भी सम्राट उनसे संबंध करने में गौरवान्वित अनुभव करेगा। और फिर दशरथ मंत्री के स्वागत और निवास की उचित व्यवस्था करने का आदेश देकर तत्काल अपने कुलगुरु वशिष्ठ को सूचित करने चल पड़े। जाते जाते ये शुभ समाचार अंतःपुर को भी पहुंचाने का आदेश दिया। राजा दशरथ ने मिथिला से आया शुभ समाचार वशिष्ठ को बताया। राम और लक्ष्मण की शौर्य गाथा सुनकर वशिष्ठ अति प्रसन्न हुए। दशरथ, मैंने स्वयं तुमसे विश्वामित्र के सानिध्य में तुम्हारे पुत्रों के कल्याण की भविष्यवाणी की थी। ये बहुत समय की बात नहीं है जब विश्वामित्र ने राजा विश्वरथ के रूप में सारे भरतखंड को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराया था। उस समय विश्वरथ के मार्गदर्शक पूज्य महर्षि अगस्त्य थे। विश्वामित्र से प्रशिक्षित होने से तुम्हारे दोनों पुरुष अब महर्षि अगस्त्य विश्वामित्र की शिष्य परंपरा में सम्मिलित हो गए हैं। ये उन बालकों के लिए ही नहीं, समस्त रघुवंश के लिए गरिमा का विषय है। वे दोनों अपने गुरुओं की ही भांति दुनिया के आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में निष्णात हो चुके हैं। अब इन दोनों को आप स्वयं राजनीति के गूढ़ तत्व का ज्ञान प्रदान करें। ईश्वर मंगल करेगा। अंजलिबद्ध कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए दशरथ ने पुनः गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव, अब मिथिला प्रस्थान का मुहूर्त और तैयारी का आदेश करने की कृपा करें। मैं ननिहाल से भरत को बुलाने का प्रबंध करता हूँ। नहीं राजन, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भरत आज या कल तक अयोध्या पहुंचने ही वाले होंगे। कैकेयी ने पहले ही उन्हें बुलाने का प्रबंध कर लिया है, कहकर गुरु मुस्कुराए।
क्या कैकेयी को यह शुभ समाचार पहले से ज्ञात था? दशरथ आश्चर्य से बोले, नहीं, कैकेयी को यह सब पहले से ज्ञात नहीं था, परंतु राजन, स्त्रियों का अतीन्द्रिय ज्ञान काफी विकसित होता है। जब तक दशरथ महल पहुंचे तब तक नगर तथा महल में राम के विवाह का समाचार फैल चुका था। सब जगह उत्सव प्रारंभ हो चुके थे। सबकी बधाई व शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए वो अंतःपुर पहुंचे। कौसल्या और सुमित्रा आनंद अतिरेक में थीं। दोनों के पुत्रों की उपलब्धि ही ऐसी थी। वहीं कैकेयी अनमने मन से मिली। राजन, आपने माँ से बगैर विमर्श के ही राम का विवाह निश्चित कर दिया? कैकेयी के स्वर में पर्याप्त उपलम्भ था। क्या करूं? राम के धनुष भंग करते ही वीरशुल्का सीता उसकी अर्धांगिनी हो गई। उसमें मेरी या किसी और की अस्वीकृति का प्रश्न शेष ही नहीं रहा। नहीं राजन, ऐसा नहीं है। विश्वामित्र ने विवाह आपकी अनुमति पर छोड़ दिया है। सीता ने अभी तक राम को वरमाला नहीं पहनाई। राम के विवाह में उसकी माँ कैकेयी को मुझे थोड़ा सा महत्व दे देते, मैं इस संबंध को अस्वीकार थोड़ी करती। कैकेयी के संज्ञान में था कि राम के विवाह का अंतिम निर्णय ऋषि ने स्वयं दशरथ के अधीन किया था। दशरथ आकलन नहीं कर सके कि यह तथ्य स्त्री अंतर्ज्ञान का विषय न होकर विशुद्ध गुप्तचरी का था। अतः कैकेयी के आंतरिक गुप्तचर संगठन के बारे में अनुमान ही नहीं कर सके। ऐसे ही निकटवर्ती अज्ञान को दीपक तले अंधकार की संज्ञा दी गई है। कैकेयी ने एक बार फिर झटकते हुए कहा, जाने दीजिए, आप मुझे राम की माँ ही कब मानते हैं? और फिर सम्राट का निर्णय ही सर्वमान्य है। दशरथ का सारा उत्साह समाप्त हो गया। एक अनजाना अपराध बोध उनके चेहरे पर छा गया। स्वयं उनको भी भान नहीं था कि वो कैकेयी के सम्मुख बेबस और निरुत्तर क्यों हो जाते थे। उसके किसी भी आक्षेप का समुचित उत्तर देने में सर्वदा अपने को असमर्थ पाते थे। वो अटपटाकर कुछ बोलने का प्रयास ही कर रहे थे कि प्रहरी ने भरत के ननिहाल से वापस आने की सूचना दी। कैकेयी उपालंब भूलकर भरत का स्वागत करने चल दी। दशरथ के चेहरे पर भी प्रसन्नता छा गई। यह प्रसन्नता कैकेयी के कठोर प्रश्नों से बचने के सुयोग की थी अथवा भरत के आगमन की, ये स्वयं दशरथ ही जानते होंगे। राजा चुपचाप कौसल्या के कक्ष में चले गए। आजकल उसी के महल में उन्हें सबसे अधिक विश्रांति मिलती थी। बारात के सभी उपक्रम भरत की देखरेख में हुए। वधू के लिए उपहार 4 छकड़ों में सजाए गए। जनक के परिजन, प्रजानन व नगरवासियों के लिए अद्भुत उपहार भी एकत्र किए गए। गुरु वशिष्ठ की पालकी, दशरथ के रथ बड़ी सुरुचि से सजे थे। शुभ मुहूर्त में भरत की अगुवाई में अयोध्या से राम की बारात मिथिला की ओर चल निकली। भरत और शत्रुघ्न अपने मित्रों की टोली के साथ श्याम कर्ण घोड़ों पर सवार थे। 4 दिन में अयोध्या दल मिथिला की सीमा के निकट पहुंच गया। सीमा पर शतानंद और जनक के छोटे भाई संकाय के राजा कुशध्वज दल बल के साथ आगवानी के लिए उपस्थित थे। कन्या पक्ष के लोग बारात को अपने अनुरक्षण और मार्गदर्शन में मिथिला तक ले गए। जनक ने वर पक्ष के राजभवन में ही ठहरने की व्यवस्था करी थी। फिर भी दशरथ ने विश्वामित्र के डेरे पर ही रहना उचित समझा। संध्या को जनक सपरिवार दशरथ से मिलने पहुंचे। जनक के साथ उनकी पत्नी सुनैना और उनकी छोटी पुत्री उर्मिला थीं। कुशध्वज के साथ उनकी पत्नी सुलक्षणा तथा मांडवी और श्रुतकीर्ति दोनों पुत्रियां थीं। जनक ने अपने परिवार का परिचय कराया। दशरथ ने राजा शीरध्वज व उनके परिवार का स्वागत करके अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का परिचय कराया। विदेहराज का परिवार दशरथ के बाएं ओर बैठी श्याम और गौर भरत शत्रुघ्न की जोड़ी और दाहिनी ओर वैसे ही श्याम और गौर राम लक्ष्मण को देख चकित रह गए। दोनों युगल में कितनी साम्यता! किंतु थोड़ी देर में ही दोनों जोड़ियों में हल्की सी असमानता भी परिलक्षित होने लगी। भरत और शत्रुघ्न राजकुमार लग रहे थे, वहीं राम लक्ष्मण युद्ध में तपे हुए धीर क्षत्रिय कुमार प्रतीत हो रहे थे। औपचारिकता समाप्त होने पर जनक ने विदा लेते हुए अगले दिन दशरथ को अपनी यज्ञशाला का निरीक्षण करने हेतु निमंत्रित किया।
दशरथ ने इसे तत्काल ही स्वीकार कर लिया। दशरथ स्वयं भी वो यज्ञशाला देखना चाहते थे जहां उनके पुत्र राम ने इतिहास रचकर परशुराम ऐसे धुरंधर ऋषि से आशीष व दिव्य धनुष प्राप्त किया। पुत्र के सुकर्मों से कौन पिता आह्लादित नहीं होता। चारों भाइयों में केवल राम का विवाह, ये तथ्य विश्वामित्र को असहज कर रहा था। विश्वामित्र ने मन में तर्क किया कि यदि चारों भाई पत्नियों के माध्यम से एक में बंध जाएं, तो पारिवारिक विग्रह की संभावनाएं काफ़ी कम हो सकती हैं। अपने इस प्रस्ताव पर वशिष्ठ से मंत्रणा करने के उपरांत रात्रि विश्राम से पहले वशिष्ठ और विश्वामित्र ने दशरथ को भी मंत्रणा हेतु आमंत्रित किया। दशरथ तत्काल ही उपस्थित हुए। विश्वामित्र ने राम की सफलता के राजनैतिक प्रभाव व मिथिला और अयोध्या के संबंधों का महत्व दशरथ को बताया। फिर सीता का रूपसी होने के साथ विदुषी और सैन्य कर्म में दक्ष होना भी बताया। इस औपचारिकता के बाद विश्वामित्र गंभीरता से बोले, राजन, राम का विवाह तो जैसे विधना ने पूर्व निश्चित कर रखा था। राम के विवाह के उपरांत तुम्हें अब ज्येष्ठता के क्रम से बाकी तीनों राजकुमारों का विवाह तो करना होगा। फिर कुछ रुककर वशिष्ठ की ओर देखते हुए कहा, दशरथ, तुम्हारे चारों पुत्र होनहार और पराक्रमी हैं। मन, क्रम, वचन से वो सब भाई एक दूसरे से बहुत स्नेह करते हैं तथा तुम्हारे अनुगामी भी हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन भाइयों में ये सद्बुद्धि बनी रहे। चारों भाइयों के अलग अलग राज्यों की कन्याओं से विवाह होने पर अयोध्या को राजनीतिक बल अवश्य प्राप्त होगा। वहीं रघुकुल में अलग अलग संस्कारों वाली वधुओं के आगमन से रनिवास में मत भिन्नता की स्थिति भी बन सकती है। इस मत भिन्नता से चारों भाइयों के विचारों में भी अंतर पड़ सकने की संभावना को एकदम नकारा नहीं जा सकता है। मेरा मंतव्य समझ रहे हो न राजन? असहज वार्तालाप को सूक्ष्म करते हुए विश्वामित्र ने दशरथ का मन टटोला। ऋषिवर, ऐसा कौन पिता होगा जो ऐसी परिस्थिति से बचना नहीं चाहेगा? दशरथ के प्रश्न में ही उनका उत्तर समाहित था। इस परिस्थिति से निपटने के लिए ही गुरु वशिष्ठ और मेरा प्रस्ताव है कि यदि तुम अपने तीनों कुमारों का विवाह भी मिथिला की बाकी तीनों राजकन्याओं से कर दो, तो एक ही परिवार में एक ही साथ पली बढ़ी बहनों में मेलजोल बना रहेगा। अयोध्या के अंतःपुर में मत भिन्नता की संभावना भी समाप्त हो सकती है। कहकर विश्वामित्र मौन होकर दशरथ के चेहरे के भाव पढ़ने लगे। दशरथ ने आत्मलाप किया। जनक की पुत्री उर्मिला और कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति भी संस्कारी एवं सुंदर हैं। फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र को नमन करते हुए बोले, आप गुरुजनों से अधिक रघुकुल का हितैषी कौन है? आपकी आज्ञा पालन में ही मैं अपना और अयोध्या का कल्याण मानता हूँ, किंतु क्या जनक भी इसे स्वीकार करेंगे? चारों भाइयों को देखने के बाद कुशध्वज की प्रतिक्रिया भांप कर ही मैंने ब्रह्मर्षि से इस संभावना पर विचार किया था। जहाँ तक जनक की स्वयं की बात है, वो तो राम लक्ष्मण पर मोहित हैं। वो उर्मिला का हाथ लक्ष्मण को देने में अपने को भाग्यशाली मानेंगे। मैंने पहले ही शतानंद को इस प्रस्ताव का आभास करा दिया है। वो भी इस सुयोग से प्रसन्न हैं। भला होगा यदि कल यज्ञशाला में दोनों पक्ष इस प्रस्ताव को अंगीकार कर लें। विश्वामित्र ने शांत भाव से कहा। अगले दिन दशरथ यज्ञशाला पहुंचे। तब जनक उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। फिर भी दशरथ ने द्वार से ही प्रवेश की अनुमति चाही। उत्तर में जनक स्वयं बाहर आए और कहा, राजन, आप श्रेष्ठ हैं, अतिथि हैं, आपको अनुमति की क्या आवश्यकता? सत्य है विदेहराज, किंतु इस समय मैं याचक हूँ। याचक से दाता सदैव श्रेष्ठ है। तभी मिथिला के कुल गुरु शतानंद के साथ विश्वामित्र ने प्रवेश किया। विश्वामित्र ने जनक व कुशध्वज से कहा, राजन, मैं कौशिक विश्वामित्र सीता के साथ ही इक्ष्वाकु कुल हेतु राजा दशरथ की ओर से लक्ष्मण हेतु आपकी पुत्री उर्मिला तथा भरत और शत्रुघ्न के लिए क्रमशः शीरध्वजा, मांडवी और श्रुतकीर्ति का हाथ मांगता हूँ। नेमि वंश इससे कृतकृत्य होगा, जनक ने कहा। वहीं कुशध्वज ने प्रसन्नता से सभी को प्रणाम किया।
निश्चित मुहूर्त में राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह जनक की छोटी बेटी उर्मिला से संपन्न हुआ। वहीं भरत और शत्रुघ्न का विवाह कुशध्वज की कन्या मांडवी और श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। मिथिला नरेश और मिथिला वासियों के लिए ये चौगुने हर्ष का अवसर था। जगह जगह नागरिकों ने उत्सव के आयोजन किए। प्रजानन और गुरुकुलों को दशरथ और जनक दोनों मुक्त हस्त से दान देकर सभी से वर वधुओं के सुखी जीवन का आशीष पाकर प्रसन्न थे। शुभ मुहूर्त में बारात वापस अयोध्या लौटी। मिथिला ने अपनी पुत्रियों हेतु पर्याप्त धन धान्य व अयोध्या की प्रजा हेतु पर्याप्त उपहार भेजे। सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुति कीर्ति की सुविधा के लिए हर कन्या के साथ कुछ सेवक सेविकाएं भी अयोध्या आईं। उसके बाद गौरी कुछ रुकी और उसने कहा, और गुरुदेव, उर्मिला की सुविधा के लिए मैं गौरी और वर्तमान में मेरे पति आर्य कौस्तुभ भी सेवक सेविकाओं के रूप में मिथिला से अयोध्या आए। तब से अब तक हम दोनों अयोध्या में ही निवासित हैं। कहकर गौरी चुप होकर विश्वामित्र की ओर देखने लगी। विश्वामित्र ने एक गहरी सांस लेकर कथा का सूत्र अपने हाथ में लेते हुए कहा, गौरी, तुमने बहुत संक्षेप में किंतु कुशलता के साथ मिथिला की घटनाओं का वर्णन किया। मिथिला से अयोध्या को लौटते सभी बाराती उत्सव मनाते वापस लौट रहे थे। ठीक भी था। राम और लक्ष्मण की उपलब्धियां, एक ही साथ चारों कुमारों का विवाह, अयोध्या वासियों का उत्साह सातवें आसमान पर था। किंतु राजा दशरथ और मैं दूसरे विचारों में डूबे थे। अभी तक केवल राम के विवाह से उत्पन्न कैकेयी के असंतोष का शमन नहीं हो सका था। वहीं अब चारों कुमारों का विवाह कैकेयी की सम्मति और सहमति के बगैर। राजा दशरथ को ये विचार उद्विग्न कर रहा था कि वो अयोध्या पहुंचकर कैकेयी का सामना कैसे करेंगे। वहीं विश्वामित्र की दृष्टि भविष्य पर थी। संभावना थी कि राम की उपलब्धियों पर प्रसन्न होकर अयोध्या पहुंचते ही राजा दशरथ राम को युवराज घोषित कर दें। उस समय राजमहल में क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ये कैकेयी की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। दशरथ कैकेयी और भरत के सामूहिक विरोध से कैसे निपटेंगे? भरत क्या अपनी माँ का पक्ष लेकर विद्रोह करेगा अथवा माँ का पक्ष छोड़ पिता के निर्णय का साथ देगा? परंतु विश्वामित्र के लिए सर्वोपरि प्रश्न था कि इन परिस्थितियों में स्वयं राम की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वो सत्ता के संघर्ष में उलझकर लोक रंजन की अपनी प्रतिज्ञा विस्मृत कर देगा? विश्वामित्र का अंतःकरण इस संभावना को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर भी यदि ऐसा हुआ तो विश्वामित्र को फिर से एक सूर्य की खोज करनी पड़ेगी। दशरथ कैकेयी का सामना होने के मुहूर्त को जितना अधिक टल सकता हो टालना चाहते थे। इसलिए वो चाह रहे थे कि अयोध्या पहुंचने में जितना विलंब हो श्रेयस्कर है। फिर भी लाख मनाने के बाद भी मिथिला से अयोध्या की यात्रा 4 ही दिन में समाप्त हो गई। अयोध्या के मुख्य द्वार पर ही प्रजा अपने राजा, राजकुमार और उनकी वधुओं के स्वागत हेतु उमड़ पड़ा था। मंगल कलश, मंगल वाद्य और कुमकुम अक्षत, रोली की वर्षा व जय जयकार के साथ राजा की सवारी मुख्य राजमहल के सम्मुख पहुंची। दशरथ को प्रसन्नता हुई कि कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अपनी सेविकाओं के साथ मंगल थाल लिए नववधुओं के स्वागत में परछन के लिए उपस्थित थीं। ठीक ही है, दशरथ ने सोचा, राजमहल की बात को राजमहल की दीवारों के अंदर ही रहना चाहिए। यह नियति ही जानती थी कि राज परिवार में उबल रहा गरल शीघ्र ही विस्फोट के रूप में बाहर आकर अयोध्या और भरत खंड के इतिहास में अंकित होने वाला है। श्याम वर्णा कौशल्या और कैकेयी के बीच खड़ी गौरांगी सुमित्रा तमाल वृक्षों के बीच निकलते चंद्रमा सी शोभित हो रही थी। राजा भी यह दृश्य देखकर प्रसन्न हो ही रहे थे कि उनके मन को एक झटका सा लगा। कैकेयी हमेशा की तरह अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए सुमित्रा से पहले स्थान पर रहती थी, परंतु आज कैकेयी ने अपने और कौशल्या के बीच सुमित्रा को स्थान देकर कौशल्या से बढ़ती हुई दूरी का एहसास दिलाया। तो क्या मछली रानी के मन में रोष के अलावा कोई कूट भावना
पल रही है। राजा की राजनैतिक बोध तंत्रिकाएं सजग हो उठीं। उनकी बाईं आंख भी तीव्रता से फड़कने लगी। शकुन अपशकुन पर अविश्वासी राजा का मन भविष्य के प्रति चिंतित हो उठा। उन्होंने फड़कती आंख पर हाथ रख उसे शांत करना चाहा, परंतु आंख फड़कती ही रही। चारों भाई आशीर्वाद हेतु माताओं के सम्मुख सपत्नीक अपनी वय अनुसार खड़े थे। सबसे पहले कौशल्या ने सभी का आचमन कर आरती उतारी। पहले राम सीता को तिलक लगाया, फिर क्रमशः भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को तिलक कर गले लगाया। कैकेयी पहले स्वागत करे यह सोच सुमित्रा कुछ देर खड़ी रही, फिर उसे अचल देख उसने भी बड़े से छोटे के क्रम में सबको आशीर्वाद दिया। सबसे बाद कैकेयी तिलक करने को उद्यत हुई, पर यह क्या, उसने छोटे शत्रुघ्न से तिलक शुरू किया। विश्वामित्र कैकेयी के इस बदले हुए क्रम को देख चकित हुए। शत्रुघ्न का प्रथम तिलक, उन पर कैकेयी का कोई विशेष स्नेह नहीं था, ये उन्हें ज्ञात था। फिर उन्हें समझ आया कि राम और सीता को सबसे अंत में आशीष देने के पीछे कैकेयी राम से अपनी दूरी होने का एक संकेत कर रही थी। कूटनीति की भाषा इतनी कूट होती है। लक्ष्मण की मुद्रा कठोर हो गई। सासें वर वधुओं को लेकर कौशल्या के भवन गईं। वहाँ चारों युगलों को आसन पर बैठाकर माताओं ने उनका पूजन किया। नई बहुओं को यह अटपटा लगा। गुरु पत्नी ने बहुओं को समझाया कि ये पूजन सीता या उर्मिला आदि कुलवधुओं का पूजन नहीं है। रघुकुल का वंश विस्तार अब तुम्हारे द्वारा होना है, अतः वंश वृद्धि हेतु यह तुम लोगों के माध्यम से कुल देवियों का पूजन है। पारस्परिक परिचय के बाद सुमित्रा ने अनुभव किया कि कैकेयी कुल देवी पूजन के बाद ही उठकर चली गई थी, किंतु वो चुप रही। कौशल्या भवन में ही चारों वधुओं के रात्रि विश्राम का प्रबंध था। तो अभी आपने सुना भाग 10 अयोध्या 1 श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल उपन्यास का, जो कि डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित है। दोस्तों, आपको ये कथा वाचन कैसा लगा, मुझे यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की कथा बस यहीं तक। भाग 11 में आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।